राम राम जी, कैसे हैं आप। निर्धारित 9:40 हो चुके हैं। आज का संडे इस टेस्ट के नाम होगा और मैं उम्मीद कर सकता हूं कि इस टेस्ट में आप पिछले टेस्ट की अपेक्षा बहुत अच्छा प्रदर्शन करेंगे। तो आप सभी लोगों को इस टेस्ट का सॉल्यूशन करने से पहले बेस्ट ऑफ लक। चलिए शुरुआत करते हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, एक शंकर जी उधर है, एक शंकर जी इधर खड़े हैं। सर्वोत्तम एकेडमी जयपुर ये अपना मोबाइल ऐप है और अपना टेलीग्राम चैनल भी यही है। यहाँ से इस चैनल से आप इस टेस्ट की हार्ड कॉपी प्राप्त कर सकते हैं। यानी कुल मिला के बात साफ है कि सर्वोत्तम एकेडमी के हमारा जो टेलीग्राम चैनल है वहाँ जाइए और वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। ये साप्ताहिक टेस्ट संख्या आज हमारा है, इसका अपन कह सकते हैं साप्ताहिक टेस्ट संख्या आज ये 3 है। इससे पहले 3 टेस्ट हो चुके हैं। तीनों के तीनों टेस्ट भी आप टेलीग्राम से प्राप्त कर सकते हैं। यूट्यूब चैनल सर्वोत्तम एकेडमी को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं और मोबाइल ऐप सर्वोत्तम एकेडमी इसको भी आप एक बार डाउनलोड कर लीजिएगा, क्योंकि जो टेस्ट है इस बार कुछ लोग मोबाइल ऐप के जरिए दे रहे हैं और अगली बार सभी को मोबाइल ऐप के जरिए ही देना होगा। चलिए, आज का हमारा जो टॉपिक है काव्य दोष है, काव्य हेतु है, काव्य प्रयोजन है। ये 3 टॉपिक्स का टेस्ट आने वाले आधे घंटे में मैं आपके बीच में विथ सॉल्यूशन लेकर आ रहा हूं। चलिए शुरुआत करते हैं। लेकिन इससे पहले इस वर्ष की टेस्ट सीरीज का शेड्यूल क्या रहेगा। हिंदी टेस्ट सीरीज ग्रेड फर्स्ट और सेकंड के लिए 28 नवंबर को यानी आज टाइमिंग सुबह का ही रहेगा। अभी 9:40 हो गए, 41 मिनट होने वाले हैं। देखिएगा, आज का हमारा काव्य दोष है, काव्य हेतु है, काव्य प्रयोजन। अगला जो संडे है 5 दिसंबर, अगला टेस्ट शब्द शक्ति का होगा। 12 दिसंबर को अलंकार भाग 1 होगा, क्योंकि ये व्यापक और विस्तृत टॉपिक है। 19 दिसंबर को अलंकार भाग 2 होगा। 26 दिसंबर इस साल का अंतिम संडे, वहां का जो टेस्ट है वो छंद होगा और अगली साल का जो टेस्ट सीरीज का शेड्यूल है वो आपको आगे बता दिया जाएगा। कोशिश कीजिएगा कि कम से कम 5-5 लोगों को आप जोड़े। यह आपकी व्यक्तिगत रूप से मेरा आग्रह है कि आप प्लीज ज्यादा से ज्यादा मात्रा में लोगों को टेस्ट सीरीज अपने एकेडमी तक जोड़ने का प्रयास करें। आप लोगों की बड़ी मेहरबानी होगी। किसी भी प्रकार की समस्या के लिए आप हमारी हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। जिस पल का आपको बेसब्री से इंतजार था वो पल आ गया है। कुछ किताबें कल यानी 27 तारीख को मार्केट में आ चुकी है और आज यानी 28 को कुछ किताबें आ जाएगी। हम यूं समझ सकते हैं किसी को भी किसी भी किताब को यदि मंगवाना है तो आप ऑनलाइन परचेज कर सकते हैं। इसके लिए आप इस नंबर पर अपना व्हाट्सएप मैसेज कर दीजिएगा और ये किताबें 2 दिन या 3 दिन में आप तक पहुंच जाएगी। पहली किताब पत्र व्यवहार की है जो ग्रेड फर्स्ट में काम आएगी। ये किताब ग्रेड सेकंड में काम आएगी। 40 में से 40 अंक प्राप्त करने के लिए ये कक्षा 9 से 12 की किताब है। गद्य और पद्य 968 पेज है इसमें और इसका विशेष आकर्षण है जितने भी प्रश्न आज तक आए सब इसमें है। इसमें हर जो पार्ट है उसमें से 20-20 ऑब्जेक्टिव प्रश्न है। लगभग हम कह सकते हैं कि 3000 के लगभग ऑब्जेक्टिव प्रश्न है। 1 लाइनर प्रश्न भी है। बहुत ही इंपॉर्टेंट भूमिका अदा करेगी। अगर आप 9 से 12 की किताबों को अलग अलग मार्केट से परचेज करेंगे तो मैं जहां तक मानता हूं कम से कम 800 रुपए लगेंगे और उसमें भी फिर आपको पद्य का अर्थ नहीं मिलेगा। ये किताब बहुत कम प्राइस में आप तक पहुंच जाएगी, मार्केट में आ चुकी है। ये स्नातक स्तरीय ये मार्केट में आ चुकी है। इसमें आपकी जितने भी स्नातक स्तरीय मैट्रिक सेकंड ग्रेड का ये काव्य शास्त्र की किताब भी मार्केट में आ चुकी है, यानी कल 27 तारीख को आ चुकी है। और नया वर्जन है इसका, ये सामान्य हिंदी व्याकरण ये भी मार्केट में आ चुकी है। सर्वोत्तम हिंदी साहित्य ये थ्योरिकल है, अभी 5-6 दिन और लगेंगे, लेकिन तब तक आप वस्तुनिष्ठ पढ़ लीजिएगा। ऑब्जेक्टिव जिसमें आज तक प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए सभी प्रश्न है
हिंदी व्याकरण ये भी वस्तुनिष्ठ है, जिसमें आज तक परीक्षा में पूछे गए प्रश्न है। ये काव्य शास्त्र ऑब्जेक्टिव है, 2 किताबों में भी वक्त लगेगा, किसमें, हिंदी साहित्य के थ्योरिकल इतिहास में और काव्य शास्त्र वस्तुनिष्ठ में। आने वाले 5-7 दिन में किताबें भी आ जाएगी। चलिएगा, अब प्रश्नों की शुरुआत करते हैं। प्रश्न संख्या 1, मूड पे मुकुट धरे सोहत गोपाल है, कौन सा काव्य दोष है? मूड बताइएगा, सोचिएगा, विचार कीजिएगा और कमेंट में आप अपने जवाब जरूर दीजिएगा। जितना पॉसिबल हो सके धुआंधार तरीके से वीडियो को अगर पॉसिबल हो तो शेयर भी कर सकते हैं, अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे लगाइएगा। मूड पे मुकुट धरे सोहत गोपाल है, इसमें कौन सा काव्य दोष है? तो इसमें ग्राम्यत्व काव्य दोष है, क्योंकि इसमें ग्रामीण शब्दावली का प्रयोग हो रहा है, जिसकी वजह से काव्य की शोभा घट रही है। इसलिए जो काव्य की शोभा घटाते हैं वो दोष होते हैं, और चूंकि इसमें ग्रामीण शब्दावली की वजह से ऐसा हो रहा है, अतः ये ग्राम्यत्व दोष है। अप्रतीत्व दोष क्या होता है, अश्लील दोष क्या होता है, छंदोभंग दोष क्या होता है, ये हम अगले प्रश्नों में चर्चा करेंगे। ये काव्य शास्त्र की बुक है, विद्यार्थियों में लिख रखा है कि हिंदी विद्यार्थियों के मध्य सबसे लोकप्रिय पुस्तक है। गुण विपर्य आत्मनो दोषा, गुणों के विपरीत दोष होते हैं, जो भी गुण है उसके विपरीत दोष होते हैं। ये कथन किसका है, बता पाएंगे? गुणों के विपरीत जो भी दोष है, ये कथन किसका है? तो देखिएगा, आचार्य रुये का कथन बिल्कुल गलत बात है, ये कथन दंडी का है, नहीं है। विश्वनाथ जिनका समय 14वीं शताब्दी है, उनका भी नहीं है। ये कथन आचार्य वामन का है, जिनका समय 8वीं शताब्दी है। गुणों के विपरीत दोष होते हैं, और ध्यान दीजिएगा, दोष के विपरीत गुण होते हैं। वो कथन किसका था? भरत मुनि का। ठीक है, देखिएगा, गुणों के विपरीत दोष होते हैं, और भरत मुनि ने कहा कि दोष के विपरीत जो होते हैं उन्हें क्या कहा जाता? गुण कहा जाता है। ओके, तो इसका सही आंसर वामन हो जाएगा, जिनका समय 8वीं शताब्दी है। यह पुस्तक भी सर्वाधिक पढ़ी जाने वाली पुस्तक है। श्रुति कटुत्व दोष का उदाहरण है। श्रुति यानी सुनने में, कटुत्व यानी जो कठोर होता है, अप्रिय होता है, कानों में कड़वाहट पैदा होती है, वहां जो दोष होता है वो श्रुति कटुत्व दोष होता है। विस्मय ये गोदावरी अमृतन को फल देत, नहीं, यहां श्रुति कटुत्व दोष नहीं है, बल्कि यहां हम कह सकते हैं दुष्कर्मत्व दोष है। नहीं, दुष्कर्मत्व ने अप्रतीत्व दोष इसको हम कह सकते हैं, क्योंकि जो बात शास्त्रों में हो अगर काव्य में प्रतीत नहीं होती है तो वहां अप्रतीत्व दोष होता है। षड कोपाचार्य सांडिल्य धधक्कर, षट इसको 5 बार कान में बोले, आपके पास आके कोई भी 5 की जगह अपन 10 बार ले लेते। सांडिल्य धधक्कर, सांडिल्य धधक्कर, सांडिल्य धधक्कर, धधक्कर धधक्कर धधक्कर। तो अब आप ये सोचने लगे बस रहने दीजिएगा गुरुदेव, बहुत हो गया है। तो ये अपने आप में कानों में कठोरता पैदा करता है, इसलिए श्रुति कटुत्व दोष है। जहां भी ट वर्ग के वर्णों का ज्यादा प्रयोग हो, रेप यानी रे वर्ण 4 प्रकार से लिखा जाता है, उसका ज्यादा प्रयोग हो, तो वहां ये दोष होता है। मूड पे मुकुट धरे सोहत गोपाल है, ये आपको बताया जा चुका कि ग्रामीण शब्दावली की वजह से दोष है। हेम सुता पति वाहन प्रिय तुम इससे रति न फेर, कौन सा दोष है? क्लिष्टत्व दोष है, बिल्कुल क्लिष्टत्व दोष है। ये सुनने में माथापची करनी पड़ती है अर्थ बैठाने में, तो ये अपने आप में कौन सा दोष है? ये दोष हो जाएगा क्लिष्टत्व दोष, और ये अपना दोष हो जाएगा अप्रतीत्व दोष। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद में हमारा अगला प्रश्न है, यह भी आप समझ लीजिएगा, इसका सही आंसर क्या होगा फटाफट बता दीजिएगा। अजा सहेली ता रिपु ता जननी भरतार, ताके सुत के मित्र को भजिए बारंबार। अजा का मतलब बकरी, बकरी की सहेली क्या? भेड़, भेड़ का शत्रु क्या होगा? भेड़िया या कुत्ता भी हो सकता है। कुत्ता की जननी क्या होगी? कुत्ती हो जाएगी, और कुत्ती का भरतार क्या हो जाएगा? कुत्ता हो जाएगा। तो ऐसा इसका अर्थ नहीं है, लेकिन सीधा सीधा अर्थ भी नहीं निकलेगा। अजा का मतलब क्या होता है? बकरी, बकरी की सहेली भेड़, भेड़ का रिपु कौन? बताइए, भरबूटिया, क्योंकि भेड़ कभी भी भरबूटिया को नहीं खाती है, चबाती नहीं है, क्योंकि उसके चुभते हैं।
और बरबुटिया की जननी पृथ्वी, पृथ्वी का प्रतार इंद्र, इंद्र का पुत्र अर्जुन, अर्जुन के मित्र कौन, श्री कृष्ण को भजिए बारंबार। कुल मिला के बात ये कि श्री कृष्ण की बार बार वंदना करनी चाहिए। कौन सा दोष है, क्लिष्टयुक्त दोष, जहां अर्थ बैठाने में माथा पची करनी पड़ती है वहां ये दोष होता है। अब आपको कोई माथा पची नहीं करनी पड़ रही है क्योंकि आपको क्लास में इतना प्यारा पढ़ा दिया गया है कि कुछ करने की आपको जरूरत ही नहीं है। चलेगा। यहाँ कई बच्चे कमेंट कर रहे हैं कि सर ऑफलाइन बैच कब चलेगा, तो ऑफलाइन के मॉर्निंग बैच में अब कोई भी जगह नहीं है, अगले बैच का आपको इंतजार करना पड़ेगा। इवनिंग बैच 4:15 बजे से चल रहा है, उसमें कुछ सीटें खाली है, बची है। फिर भी कोई विशेष जानकारी आप प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारी हेल्पलाइन पर आप संपर्क कर सकते हैं। सूचना समाप्त होती है, धन्यवाद। मुख्यार्थ हतिर दोष है, मुख्य अर्थ का हति यानी नष्ट करने वाले दोष है। मैंने क्लास में आपको बताया था जब मैंने मोबाइल ऐप पर ऑनलाइन बच्चों की क्लास ली थी। ध्यान दीजिएगा, कई बच्चे ये भी प्रश्न कर रहे हैं कि सर यूट्यूब पर क्लासें नहीं आती है क्या। यूट्यूब पर बहुत सारी क्लासें डाल चुके हैं। जिन लोगों ने पेमेंट कर दिया वो मोबाइल ऐप में लगभग 7,000 बच्चे रोजाना के रोजाना पढ़ रहे हैं। तो आप मोबाइल ऐप में ही पढ़ सकते हैं। अब कभी कभार ही ऑनलाइन पर केवल और केवल डेमो के रूप में क्लासें मिलेगी। मुख्यार्थ हतिर दोष है, मुख्य अर्थ को हति नष्ट करने वाला दोष काव्य दोष का ये लक्षण किस आचार्य का है, तो मुख्य आचार्य कौन है हिंदी में, मम्मट, जिनका समय 11वीं शताब्दी है। ग्रंथ का नाम क्या है, काव्य प्रकाश है। केंद्रीय विद्यालय पीजीटी हिंदी 2016 में पूछा जा चुका है। अगले प्रश्न की ओर रुख करते हैं। ग्राम्यत्व दोष कहा जाता है मध्य प्रदेश उच्च माध्यमिक शिक्षक भर्ती परीक्षा 2018 में जहां लोक या शास्त्र के विरुद्ध वर्णन हो, लोक या शास्त्र के विरुद्ध वर्णन हो, कौन सा दोष हो जाएगा, दुष्कर्मत्व दोष हो जाएगा। बिल्कुल सही है। जहां अलोक प्रचलित शास्त्रीय पारिभाषिक शब्दावली का प्रयोग हो वहां कौन सा दोष होगा, बताइएगा। देखिए, जहां लोक या शास्त्र के विरुद्ध वर्णन हो दुष्कर्मत्व है। जहां अलोक प्रचलित शास्त्रीय पारिभाषिक शब्दावली का प्रयोग हो तो वहां कौन सा होगा, वहां जो भी दोष हो जाएगा साथियों उसका नाम क्या होगा, फटाफट आप बता दीजिएगा जो मैंने आपको बता दिया है। आगे बात समझ में चलेगा। जहां अलोक प्रचलित शास्त्रीय शब्दावली का प्रयोग हुआ दुष्कर्मत्व नहीं होगा बल्कि अप्रतित्व हो जाएगा। बिल्कुल ये भी सही है, अप्रतित्व दोष हो जाएगा। जहां अर्थ की प्राप्ति कठिन हो वहां किलष्टत्व दोष हो जाएगा। समझ में आ गए, किलष्टत्व दोष। जहां ग्रामीण बोलचाल के शब्दों का प्रयोग हो वहां कौन सा दोष होगा, ग्राम्यत्व दोष होगा। आंसर क्या हो जाएगा, नंबर बताइएगा 4 इसका सही आंसर है। भरत मुनि के अनुसार काव्य दोषों की संख्या कितनी होती है, तो भरत मुनि के अनुसार काव्य दोषों की संख्या आपको पता होना चाहिए। भरत मुनि ने काव्य गुणों की संख्या 10 बताई थी। मैंने क्लास में भी आपको बताया था कौन कौन से गुण होते हैं, तो इन्होंने 4 तो गुण कौन से माने, स, समाधि, सलेश, सुकुमारता और स से क्या माना है बताइएगा, समाधि, सलेश, सुकुमारता और एक हो गया आपका कौन सा, सौकुमार्यता। इसके बाद अर्थ, व्यक्ति, औच, उदारता, प्रसाद, कांति और माधुर्य 10 गुण और दोषों की संख्या भी इन्होंने कितनी मानी है, 10 ही मानी है। तो भरत मुनि ने काव्य गुण कितने माने थे, 10, काव्य दोष भी 10 ही माने हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। बच्चे को काटकर फल खिलाओ, खतरनाक बात करें आप, और आपको ऐसे प्रश्न चाहिए, इसमें आप मुस्कुरा भी रहे हैं। बच्चे को काटकर फल खिलाओ, कौन सा वाक्य है बताइएगा, कौन सा वाक्य दोष है, विशेषण व्यवस्था दोष, सार्वनामिक दोष, कारक परसर्ग दोष, क्रिया विशेषण दोष, फटाफट बताइएगा। सही आंसर इसका क्या होना चाहिए बताइएगा, इसका सही आंसर बच्चे को काटकर फल खिलाओ। पढ़े लिखे हैं, मैंने इसको दूसरे रूप में पूछा है। वैसे तो ये अपने आप में कौन सा दोष है, अकर्मत्व दोष है, लेकिन मैंने यहाँ दोष नहीं पूछा है बल्कि ये DSSB PGT 2018 में पूछा गया प्रश्न है। इसमें कौन सा वाक्य दोष है, तो इसमें कारक संबंधी, क्योंकि ये को का प्रयोग कहाँ होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, कारकों की मिस्टेक्स की वजह से ये कारक परसर्ग संबंधी दोष है। कक्षा में मैंने
आपको कहा था कि लगभग 20% अलग से आपको मिलेगा, चलेगा। रसा अपकर्षका दोषा उक्ति किस आचार्य की है? रस के अपकर्षक दोष है। साथियों, जिन्होंने भी रस की बात कही है वो 14वीं शताब्दी के आचार्य विश्वनाथ है, और विश्वनाथ ने कहा कि रस का अपकर्षक करने वाले ही दोष है। ये बात आचार्य विश्वनाथ की है। तो 8 में आंसर संख्या 2 एकदम करेक्ट हो जाएगा, चलेगा। आगे बढ़ते हैं। साहित्य कला सर्जन की मूल प्रेरणा, साहित्य कला सर्जन की मूल प्रेरणा सर्जक की दमित काम वासना है। ये कथन किसका है, ये आपको बताना है। ये कथन किसका होगा? जल्द से जल्द, जितना पॉसिबल हो बताइएगा। साहित्य कोमा कला सर्जन की मूल प्रेरणा दमित क्या होगी? सर्जक की दमित काम वासना है। यानी हमारी जो दमित काम वासना है वही साहित्य या कला सर्जन की मूल प्रेरणा है। ये कथन किसका है? ये कथन फ्राइड का है। समझ में आ गए? प्रश्न उठता है कि साहब ये कहां है? तो प्रतिभा है, अभ्यास है या व्युत्पत्ति है? लेकिन इन्होंने कहा कि सर्जक की दमित काम वासना है। ये कथन पाश्चात्य विचारक किसका है? फ्राइड का माना जाता है। किसी भी प्रकार की पुस्तक के लिए हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। हीनता की भावना, जैसे मान लीजिए आपने जिंदगी में बहुत मेहनत की है लेकिन हम लगातार असफल हो रहे हैं, हीन हो रहे हैं। हीनता की भावना की सती पूर्ति साहित्य सर्जन की मूल प्रेरणा है। अब हम तो ये पढ़ते हैं कि प्रतिभा है, अभ्यास है, व्युत्पत्ति काव्य के हेतु है, लेकिन विद्वान ये भी कहते हैं कि हीनता की भावना, यदि हमारे मन में हीन हो जाते हैं, हम ऐसा लगता है कि हमारा अपमान हो रहा है, तो उसकी सती पूर्ति साहित्य सर्जन की मूल प्रेरणा है। उसकी सती पूर्ति करने के लिए, अपनी हीनता की भावना का बदला लेने के लिए साहित्य का सर्जन किया जाता है। यह कथन किसका है? फटाफट बताइएगा, यह कथन किसका है जितना पॉसिबल हो। ब्रेडले का, मैथ्यू आर्नल्ड का, कोलरिज का, यह कथन है एडलर का। और एडलर कौन थे? पाश्चात्य विचारक थे, और उनके अनुसार न तो प्रतिभा है, न व्युत्पत्ति है, और न ही अभ्यास काव्य का प्रधान हेतु माना जाता है। आगे बढ़ते हैं। मम्मट के 6 काव्य प्रयोजनों में से निम्न में से कौन सा सही नहीं है? बताइएगा। काव्य प्रयोजन 6 माने, अभी कल की क्लास में मैंने बताया था ऑफलाइन बैच में, काव्यम यशस्से अर्थ करते व्यवहार विधि शिवे तरसते सद्दे परिनिवर्ते कांता समित तयो उपदेश यूजे। फूल छोड़िए। तो काव्य के कितने प्रयोजन माने हैं? 6 प्रयोजन माने हैं। काव्य से यश की प्राप्ति होती है, बिल्कुल। रामचरितमानस से तुलसीदास जी को अर्थ की प्राप्ति होती है। बिहारी सत्सई से बिहारी को सद्दे प्रवर निवर्ते का मतलब होता है आत्म शांति मिलती है। किसे? शंकर सर को। आनंद की उपलब्धि किसे हो रही है? शंकर सर को पढ़ने के बाद हमें यानी पाठक को आनंद की प्राप्ति हो रही है। 6 काव्य प्रयोजन में ये सारों प्रमुख सकल मूलीभूत काव्य प्रयोजन है। मोक्ष की प्राप्ति बिल्कुल गलत है। मोक्ष की प्राप्ति सबसे पहले कहा है किसने? आचार्य बामन ने ये बात कही है। बामन ने कहा है कि चतुर जो 4 प्रकार के धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष है उनकी प्राप्ति, जबकि अग्नि पुराण में मोक्ष को छोड़ दिया गया था, मैंने आपको बताया भी है। तो सही आंसर 4 हो जाएगा। तेन ब्रह्म से हृदय मन से प्रीति तत्स्वरूपम, काव्य का प्रयोजन प्रीति, हृदय आह्लाद। हृदय आह्लाद का मतलब होता है हृदय में प्रसन्नता है। ये कथन किसका है? यह आपको बताना और बहुत जल्द से बताना है। फटाफट बताइएगा। ये कथन आनंदवर्धन का गलत बात है, रुद्रट का नहीं, वामन 8वीं शताब्दी का भी नहीं है, रुद्रट 9वीं का भी नहीं है, आनंदवर्धन 9वीं का भी नहीं है, बल्कि ये कथन 10वीं 11वीं की शताब्दी के आचार्य अभिनव गुप्त का है। और अभिनव गुप्त ने क्या कहा है? प्रीति को भी काव्य का प्रयोजन माना है, लेकिन जो प्रीति है वो रसानुभूति परक होनी चाहिए। तो इसका मतलब इन्होंने प्रीति यानी प्रेम की जो भावना उसको भी काव्य का प्रयोजन माना है। किसने माना है? अभिनव गुप्त ने। याद कर लीजिएगा, ठीक है। हाँ, आगे हम चर्चा करते हैं। तत्र कीर्ति परम आह्लाद गुरु राज देवता प्रसादाने के प्रयोजन से काव्य से, यानी हिंदी में भी बता देता हूं,
यस, लोकोत्तर आनंद यानी सांसारिक आनंद नहीं, लोकोत्तर यानी संसार के बाद का आनंद। गुरु, राजा, देवताओं की प्रसन्नता काव्य के प्रयोजन है। कोई व्यक्ति काव्य क्यों लिखता है, तो देखो क्या क्या कह रही है। यश की प्राप्ति, लोकोत्तर आनंद, संसारिक आनंद के बाद का आनंद, फिर गुरु को प्रसन्न करने के लिए, राजा की प्रसन्नता के लिए, देवताओं की प्रसन्नता काव्य के प्रयोजन यानी उद्देश्य है। ये कथन किसका है बताना है आपको बहुत जल्द से जल्द। तो ये कथन आचार्य जगन्नाथ का है। इनका समय 17वीं शताब्दी माना जाता है और ग्रंथ का नाम रस गंगाधर है। ये बात मैं कल की क्लास में पढ़ाऊंगा, यानी 29 तारीख को आपको पढ़ाया जाएगा। चलिएगा आगे बढ़ते हैं। यहां सही आंसर आप जान गए होंगे, जगन्नाथ आए गए। काव्य प्रयोजन के बारे में असत्य कथन है। काव्य प्रयोजन, कोई व्यक्ति काव्य की रचना क्यों करता, मैं क्यों पढ़ा रहा हूं। मम्मट के अनुसार 6 प्रयोजन हो सकते हैं, या तो यश के लिए, या अर्थ प्राप्ति के लिए, या व्यवहार परिवर्तन के लिए, या आनंद के लिए, या अमंगल का विनाश के लिए, या धर्म पत्नी की समान मधुर उपदेश देने के लिए। तो मेरा तो एक ही उद्देश्य, नंबर 1 यश प्राप्ति। कई बच्चे सोच रहे हैं कि अर्थ प्राप्ति हो सकता है, तो ठूंठ है। आपको पता होना चाहिए मोह माया से कोई मतलब नहीं है, तेरा तुझको सौंपता काल आ गए है मोर। बिल्कुल। तो काव्य प्रयोजन के बारे में सत्य कथन है। काव्य रचना के उपरांत फल की प्राप्ति, बिल्कुल सही है। काव्य रचना के बाद और काव्य रचना से पूर्व काव्य हेतु। अग्नि पुराण में काव्य का प्रयोजन पुरुषार्थ चतुष्टय माना गया है। क्या बताइए, क्लास में बताया था मैंने। इसमें काव्य प्रयोजन नहीं, बल्कि इसमें किसको माना है, मोक्ष को छोड़कर। मोक्ष को छोड़कर शेष 3, बिल्कुल मोक्ष नहीं आएगा इसमें। भोजराज ने कीर्ति और प्रीति को काव्य का प्रधान प्रयोजन माना, सही है। आचार्य मम्मट का काव्य प्रयोजन सर्वाधिक प्रसिद्ध रहा है। 100 बातों की एक ही बात है। विकल्प संख्या 2 इसमें असत्य है। पुरुषार्थ चतुष्टय नहीं, बल्कि मोक्ष को छोड़कर शेष 3। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते साथियों, मम्मट के 6 काव्य प्रयोजनों में से सर्वप्रमुख काव्य प्रयोजन किसे माना है। बिल्कुल वही प्रश्न दिया, इतना इजी पेपर दिया है। कोशिश ये होनी चाहिए कि पूरे में से पूरे प्रश्न सही होने चाहिए। कांता समेत उपदेश बिल्कुल माना है इसको भी। सद्य परिनिवर्ते, वैसे तो सारे ही हैं, लेकिन सर्वप्रमुख काव्य प्रयोजन किसको माना है, इसको माना है सकल मौलीभूत काव्य प्रयोजन का है। मौलीभूत काव्य प्रयोजन इन्होंने कहा है, समझ में आ गई। इसको सद्य परिनिवर्ते सकल मौलीभूत काव्य प्रयोजन माना है। जब तक आनंद की प्राप्ति नहीं होगी तब तक शेष 5 यश, अर्थ और अन्य की प्राप्ति नहीं होगी। नंबर 2 पे कांता समित उपदेश को माना है। द्वितीय स्थान पर प्रमुख माना है इसको। ये शिवत्रे सते वर्तमान प्रासंगिक वैज्ञानिक युग में प्रासंगिकता नहीं है। अर्थ प्राप्ति हर किसी का उद्देश्य हो सकता है, सिवाय शंकर सर को छोड़कर। हाँ, ये केसर बिश्नोई है। इनका इंटरव्यू आप सर्वोत्तम अकेडमी के यूट्यूब चैनल पर देख सकते हैं, इससे भी आपको प्रेरणा मिलेगी। आचार्य मम्मट के 6 काव्य प्रयोजनों में कवि के कितने प्रयोजन हैं, ये 2011 के फर्स्ट ग्रेड में पूछा गया था। आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड में 6 काव्य प्रयोजनों में से कवि के 2 प्रयोजन है। कवि का कौन कौन सा प्रयोजन है, यश की प्राप्ति और अर्थ की प्राप्ति। ये 2 तो कवि को नसीब होती है, शेष 4 का संबंध पाठक से है। केवल मनोरंजन न कवि का, केवल मनोरंजन न कवि का मर्म होना चाहिए, उसमें उचित उपदेश का भी मर्म होना चाहिए। केवल मनोरंजन न कवि का कर्म होना चाहिए, उसमें उचित उपदेश का भी मर्म होना चाहिए। मैंने ऐसे याद कर रखा है, मनोरंजन मैथिली शरण गुप्त, मैं से मैं को जोड़ दीजिएगा। मैथिली शरण गुप्त का ये उद्देश्य है काव्य लेखन का। इन्होंने कहा कि उचित उपदेश ही काव्य का मुख्य प्रयोजन है। तो सही उत्तर मैथिली शरण गुप्त है। कई बार यूजीसी नेट में ये प्रश्न आ चुका, यदि आपने पेपर दिए हैं, नहीं दिए हैं तो अब आप देख लेंगे, चलेगा। काव्य प्रयोजन के बारे में असत्य है। लोक जागरण काव्य का प्रयोजन है महावीर प्रसाद द्विवेदी के अनुसार। हम लोग आगे पढ़ेंगे कल की क्लास में। आत्मा अनुभूति काव्य का प्रयोजन है नंद दुलारे वाजपेयी।
मनुष्य जाति का हित काव्य का प्रयोजन है। हजारी प्रसाद द्विवेदी तपस्या का फल रहीम और रसकान मानते हैं। 18 का सही आंसर क्या होगा? जितना पॉसिबल हो उत्तर देने की आप कोशिश करेंगे। क्या सही आंसर होना चाहिए? देखिएगा, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने आनंद प्राप्ति, मनुष्य जाति का हित का मतलब आनंद ही हो गया। तपस्या का फल प्राप्त करना रहीम और रसकान ने नहीं माना है, बल्कि तपस्या का फल प्राप्त करना सूरदास जी और तुलसीदास जी, जी हाँ, सूरदास और तुलसीदास जी जैसे भक्तिकालीन कवियों का काव्य प्रयोजन है। यहां सही आंसर विकल्प संख्या 4 हो जाएगा, जो करेक्ट है। चलिएगा, निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? काव्य प्रयोजन का प्रारंभिक संकेत भरत मुनि के नाट्य शास्त्र में मिलता है। मैथिली शरण गुप्त के अनुसार मनोरंजन और उपदेश काव्य के प्रयोजन है। गलत बात है, अभी तो बताया था उपदेश काव्य का प्रयोजन नहीं होना चाहिए। गुलाब राय के अनुसार रसानंद ही सबका जीवन रस है, सही है। सोमनाथ के अनुसार जस संपत्ति आनंद अति दुखी न डारे खोई, होत कवित ते चतुराई जगत राम बस होई। ये किसका है? सोमनाथ के अनुसार काव्य का प्रयोजन है। हिंदी आचार्यों का काव्य प्रयोजन हम लोग आगे पढ़ेंगे, क्योंकि अभी पढ़ नहीं पाए हैं। मैं उनकी बात कर रहा हूं जो रेगुलर क्लास में आते हैं। चलेगा, तो सही आंसर विकल्प संख्या 2 होगा। अशोक चौधरी का इंटरव्यू भी आप सर्वोत्तम अकेडमी इस पर देख सकते हैं। निम्न में से कौन सा विकल्प असत्य है बताना है आपको। कला के लिए ये जेई स्पिनागारन का कथन है। जीवन की व्याख्या करना ही साहित्य का प्रयोजन है, मैथ्यू आर्नाल्ड है। आनंद और लोक कल्याणी काव्य का प्रयोजन है, होरेस। लोक मंगली काव्य का प्रयोजन है, सुकरात का कथन है। सही आपको बताना है ये किसका कथन है। साथियों, ये जो कथन है ना, ये सुकरात का नहीं, बल्कि हम कह सकते हैं कि ये जो कथन है नीचे वाला, ये प्लेटो का कथन है। और इस आधार पर यहाँ विकल्प संख्या 4 करेक्ट होगा। ये कथन अपने आप में असंगत है। लोक मंगली काव्य का प्रयोजन है, ये कथन किसका बताइएगा? प्लेटो का है। आगे बढ़ते हैं। डेली लाइव क्लासेज शाम को भी चलती है। आप सर्वोत्तम अकेडमी मोबाइल ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, ऑनलाइन कोर्स में पढ़ सकते हैं, बैठ सकते हैं, देख सकते हैं। निम्न में से कौन सा विकल्प सही नहीं है? प्रेमचंद क्या करें? समाज हित को काव्य का प्रयोजन माना है। तुलसीदास जी ने स्वांत सुखाय और पर जनहिताय को काव्य का प्रयोजन माना है, प्रयोजन है। भिखारी दास के अनुसार यश और आनंद की प्राप्ति काव्य का प्रयोजन है। कुलपति मिश्र के अनुसार आत्मा अनुभूति काव्य का प्रयोजन है। सही आंसर क्या होना चाहिए आपके हिसाब से जल्द बताइएगा। तो मैं बता देता हूं साथियों, यहाँ आत्म अनुभूति ये काव्य का प्रयोजन डॉक्टर नगेंद्र मानते हैं। डॉक्टर नगेंद्र का ये विचार है, ये कुलपति मिश्र का नहीं है, अपितु ये डॉक्टर नगेंद्र मानते हैं। हिंदी विचारकों के अनुसार ये सब काव्य की प्रयोजन है। यहां डॉक्टर नगेंद्र सही हो जाएगा। निम्न में से किस आचार्य ने चतुर्वर्ग कौन सा धर्म अर्थ काम मोक्ष को काव्य का प्रयोजन यानी उद्देश्य माना है? ये राजस्थान कॉलेज लेक्चर भर्ती फर्स्ट पेपर 2014 में पूछा गया है। सही आंसर हो जाएगा सबसे पहले आचार्य भामनी। ये बात तो मैंने आपको बताई थी, धर्म अर्थ काम मोक्ष। सही आंसर आचार्य भाम है, जिनका समय 6वीं शताब्दी है। ग्रंथ का नाम क्या है? काव्य अलंकार। ये टेस्ट उन्हीं विद्यार्थियों के लिए ज्यादा लाभदायक है जिन्होंने नियमित क्लास में, चाहे ऑनलाइन हो चाहे ऑफलाइन में पढ़ाई की है। कुछ विद्यार्थी ऐसे होते हैं कि जो टेस्ट ही देना चाहते हैं, तो उनके लिए फायदेमंद हो सकता है अगर वास्तव में होशियार है। लेकिन जो कक्ष में पढ़ते हैं, डायरेक्ट लाइव क्लास से, डायरेक्ट ऑफलाइन क्लास से लाइव करते हम, उनके लिए ज्यादा फायदेमंद रहेगा। ठीक है। आचार्य मंगल, जिनका उल्लेख राजशेखर के ग्रंथ काव्य मीमांसा में है, उन्होंने काव्य का प्रधान हेतु, अब हेतु आ चुके हैं, प्रधान हेतु किसको माना है? प्रतिभा को, बिल्कुल गलत बात है। अभ्यास को, व्युत्पत्ति को, समाधि को। सही आंसर हो जाएगा समाधि या व्युत्पत्ति। एक बार फिर दे रहा हूं, अभ्यास या प्रतिभा। चारों ऑप्शन एक बार फिर ओपन कर दिया है। सही आंसर इसमें क्या होना चाहिएगा बताइएगा, किसको माना है? जैसा कि मैं स्क्रीन पे देख पा रहा हूं, ज्यादातर इसमें अभ्यास बता रहे हैं। वेरी गुड, क्या बात है। सही आंसर अभ्यास ही है। आचार्य मंगल ने अभ्यास को काव्य का प्रधान हेतु माना है,
जबकि आचार्य वामन ने कहा कि अभ्यासो ही कर्मसु कौशलम भाववीति, ये बात इनकी है, तो अभ्यास यहां सही आंसर हो जाएगा। ये आरपीएससी टॉपर 2018, इनका इंटरव्यू भी आप हमारे यूट्यूब चैनल पे देख सकते हैं। फिर देखिएगा, बुद्धि स्तात्व काली की श्रिया मति रागा भी गोचरा, प्रज्ञा नव नव उनमें शालिनी मता। पूरा ये है, मैंने आपको यही रटवाया था, प्रज्ञा नव नव उनमें शालिनी प्रतिभा मता। सबसे इंपॉर्टेंट परिभाषा, जिनका समय क्या माना जाता है, 10वीं शताब्दी, और ये इनके क्या थे बताइएगा, अभिनव गुप्त के क्या थे, गुरु माने जाते हैं। ये बटतोत की परिभाषा है। नए नए भावों को उत्पन्न करने वाली बुद्धि का नाम ही प्रतिभा है। बहुत इंपॉर्टेंट परिभाषा है, कई बार एग्जाम में ये प्रश्न आ चुका है। चलिएगा, इसका सही आंसर बटतोत हो जाएगा। प्रतिभा अंतःकरण की उद्भावित क्रिया है, अंतःकरण की उद्भावित क्रिया है, ये कथन आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का है। मैंने बिल्कुल ऐसा का ऐसा ही लिखाया था कि जो प्रतिभा वो अंतःकरण की उद्भावित क्रिया का नाम माना जाएगा। निम्न में से प्रतिभा के बारे में कौन सा विकल्प, ध्यान दीजिए, प्रतिभा के बारे में कौन सा विकल्प सही नहीं है, बताइएगा आपको कौन सा विकल्प सही नहीं है। राजशेखर ने प्रतिभा के 2 भेद माने हैं, कार्यत्री और भावयत्री, 100% सही है। इसमें कार्यत्री के पुनः 3 भेद माने, सहजा, आर्या, औपदेक्षी की। राजशेखर ने भावयत्री प्रतिभा को पुनः 3 भागों में बांटा है, सहजा, आर्या, औपदेशी की। गलत बात है, इन्होंने कौन सी प्रतिभा को बांटा है, कार्यत्री प्रतिभा को। कृपया यात्रीगण ध्यान दे, ये कार्यत्री प्रतिभा के 3 भेद माने, भावयत्री प्रतिभा का संबंध भाव या पाठक से है। जयदेव एकदम सही है। प्रतिभा रूपी बीज अंकुरित करने के लिए व्युत्पत्ति और अभ्यास मिट्टी और जल के समान है। बटतोत ने कहा कि प्रज्ञा नव नव उनमें शालिनी प्रतिभा मता। विकल्प संख्या 2 इसमें अशुद्ध है, गलत है। आगे बढ़ते हैं, देखिएगा, अभ्यास के लिए एकनिष्ठ श्रम की बात किसने कही, बहुत इजी क्वेश्चन है। अरे अभ्यास के लिए एकनिष्ठ श्रम की बात कल बताया था आपको, दंडी ने कही है, जिनका समय क्या है, 7वीं शताब्दी। इन्होंने कहा कि अगर आपके पास प्रतिभा और व्युत्पत्ति नहीं है तो भी काम चल जाएगा। दंडी का कथन सही है। ये डन बाय मीना का इंटरव्यू आप पढ़ सकते हैं। बहुत संघर्षों के बाद इन्होंने फर्स्ट ग्रेड का मुकाम हासिल किया। और हाँ, पहले टेस्ट सीरीज में पढ़ती थी, बाद में रेगुलर क्लास में आई और इन्होंने अंतिम रूप से व्याख्याता भर्ती में व्याख्याता बनने का गौरव हासिल किया। असुमेलित है, उचित और अनुचित का विवेक व्युत्पत्ति, राजशेखर 9वीं शताब्दी सही है। शक्तिर निपुणता लोक शास्त्रम काव्यम अध्यवेक्षणात्, ये कथन मम्मट का है, 11वीं शताब्दी का बिल्कुल सही है। व्युत्पत्ति का अर्थ सर्वज्ञता है, ये क्या है, रुद्रट का कथन है, 9वीं शताब्दी। अनावरम गुरुवांते, ये काव्य रचनाधर है, गुरु के समीप बैठकर उनके डंडे खा कर लगातार काव्य रचना करना ही अभ्यास है। ये व्युत्पत्ति के बारे में नहीं है, बल्कि ये बात किसके बारे में है, अभ्यास के बारे में है। सेकंड ग्रेड शिक्षण विधियां, 40 में से 40 अंक प्राप्त करने के लिए यह किताब जरूर पढ़े। असुमेलित है, बताइएगा, अपूर्व वस्तु निर्माण क्षमा प्रज्ञा, अभिनव गुप्त का, याद करवाया था। अपूर्व से क्या जोड़ना, अभिनव गुप्त। सात शक्ति केवलम काव्य हेतु, राजशेखर ने कहा ये बात। शक्ति कवितम बीजम रूप संस्कार विशेष है, ये कथन वामन का नहीं है, ये मम्मट का है, क्योंकि मम्मट हिंदी साहित्य के विशेष आचार्य है। मैंने आपको विशेष शब्द याद करवाया था, प्रतिभेव श्रुता अभ्यास संहिता कवितम प्रति हेतुर मृद्य भू संबंध बीजो उत्पत्ति ला तामेव, जयदेव का कथन है, बिल्कुल सही है ये। लेकिन यहाँ विकल्प संख्या 3 एकदम गलत है। किसमें, प्रश्न संख्या 28 के अंतर्गत। मुझे उम्मीद है ये आपको वैसे भी याद होगा। चलिए, असुमेलित है, नरत्वम दुर्लभम लोक के, इस संसार में मनुष्य जीवन प्राप्त करना बहुत कठिन है। 84 लाख योनियों के बाद मनुष्य जीवन मिलता है। तोता, छिपकली, मेंढल, कबूतर, जू, सोरेया बनने के बाद मनुष्य जीवन मिलता है। और विद्या तत्र सुदुर्लभा, यदि मनुष्य जीवन भी मिल जाए तो वहां विद्यमान होना बहुत कठिन है। अगर कोई विद्यावान भी हो जाता है तो उसका कवि होना बहुत कठिन है, और कवि भी हो जाता है तो उसमें शक्ति यानी प्रतिभा का होना बहुत दुर्लभ है।
अग्नि दुर्लभ, याद करवाया था। गुरु उपदेशा शास्त्रम जड़दियो अल्पम, गुरु के उपदेश से और शास्त्रों के अध्ययन से मूर्ख व्यक्ति भी काव्य की रचना कर सकता है, लेकिन काव्य तू जायती जातु कसित प्रतिभा उन्नत है, लेकिन अच्छा काव्य तो वही लिखता जो प्रतिभाशाली है, भाम है। बिल्कुल सही। क्या याद करवाया था? गुरु का उपदेश। दंडी क्या होती है? नैसर्गिक। नैसर्गिक तो राजशेखर थोड़ा आएगा, दंडी है। अरे मिनटों में याद कर लेंगे आप, 7वीं शताब्दी के आचार्य याद करवाया था। दंडी क्या होती है? नैसर्गिक यानी स्वाभाविक होती है दंडी तो। शक्ति निपुणता लोक शास्त्रम काव्यम अध्यवेक्षणात् काव्य गे शिक्षा अभ्यासा इति हेतु स्थित भावे। ये किसका कथन है? मम्मट का है। विकल्प संख्या यहां 3 एकदम गलत है। चलिए भाई, निम्न में से असत्य कथन है, जैसा कि मैं स्क्रीन पे देख रहा हूं बहुत सारे बच्चे कह रहे हैं कि फीस क्या है ऑनलाइन की ऑफलाइन की। तमाम जानकारियां प्राप्त करने के लिए आप हमारे इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। कई बच्चे कह रहे हैं कि किताबें भीलवाड़ा में मिल जाएगी क्या? सब जगह मिल जाएगी, नहीं भी मिलती तो आप इस नंबर पर संपर्क कर लीजिएगा। प्रेरणा ही काव्य हेतु है, प्लेटो का कथन है। प्रतिभा जन्मजात होती है, ओरेस कह रहे हैं। सही आंसर क्या होगा आपको बताना होगा। स्वयं प्रकाश ज्ञान और बाह्य व्यंजना क्रोचे, प्रतिभा के अभाव में काव्य सर्जन हो सकता है, दंडी कह रहे हैं। सही आंसर क्या होना चाहिए? जैसा कि मैं स्क्रीन पे देख रहा हूं और आप इधर उधर ताका ताकी कर रहे हैं, पड़ोसियों पर अपना प्रभाव छोड़ नहीं पा रहे हैं क्योंकि आज ऑफलाइन में टेस्ट नहीं हो रहा है, तो प्रतिभा जन्मजात होती है, यह कथन अरस्तु का है। शेष विकल्प सही है। प्रतिभा जन्मजात होती है, यह कथन ओरेस का नहीं है बल्कि अरस्तु का है, और शेष विकल्प एकदम सही है। विकल्प संख्या 2 एकदम करेक्ट हो जाएगा। चलिएगा, निम्न में से कौन सा विकल्प सत्य है? भिखारी दास ने प्रतिभा को शक्ति कहा। महावीर प्रसाद द्विवेदी के अनुसार प्रतिभा काव्य का प्रधान हेतु है। डॉक्टर नगेंद्र ने प्रतिभा को चेतना कहा। बिल्कुल सही है। सर्वाधिक महत्व दिया। श्रीपति उचित अनुचित का विवेक वेत्पत्ति है। श्रीपति का कथन नहीं है ये कथन है राजशेखर का, और राजशेखर ने क्या कहा था? उचिता अनुचिता विवेको वेत्पत्ति। बिल्कुल सही है। विकल्प संख्या 4 करेक्ट आंसर होगा। मनसी एकाग्रता च समाधि, मन की एकाग्रता ही समाधि है। उक्त कथन किसका है? राजशेखर का। बताइए, श्यामदेव का, वामन का या मम्मट का? तो देखिएगा, यह कथन आचार्य राजशेखर का है। बिल्कुल सही है, क्योंकि वामन ने तो सबसे पहले समाधि नामक चतुर्थ काव्य हेतु की ओर संकेत किया था, लेकिन इन्होंने ये बात कही थी। क्या बात कही थी? कि मनसी एकाग्रता च समाधि। ये बात 9वीं शताब्दी में अपने ग्रंथ, जिनका नाम क्या है? काव्य मीमांसा में इन्होंने ये बात कही है, जो सही भी है। चलिएगा, असत्य कथन है। महादेवी वर्मा प्रतिभा व्युत्पत्ति को काव्य का हेतु मानती, अभ्यास को नहीं। 100% सही है। रामधारी सिंह दिनकर ने प्रतिभा को अनिर्वचनीय शक्ति कहा कि ये बोलती नहीं है, करके दिखाती है। डॉक्टर नगेंद्र ने चेतना के लिए प्रतिभा शब्द का प्रयोग किया। सही है। मां निषाद प्रतिष्ठात वेगम शाश्वत समा, ये पंक्ति व्युत्पत्ति की काव्य हेतु की ओर संकेत करती है। गलत बात है, ये प्रतिभा की ओर संकेत करती है। एक ही बार में इतना शानदार सुपर हिट श्लोक लिख दिया, जिसके लिए न अभ्यास की आवश्यकता न व्युत्पत्ति की आवश्यकता। साथियों, सही आंसर विकल्प संख्या 4 हो जाएगा। अभ्यास नामक काव्य हेतु के बारे में असत्य विकल्प है। कौन सा है? अभ्यास को सर्वाधिक महत्व दंडी ने दिया। निरंतर प्रयास करता रहना ही अभ्यास है। राजशेखर का कथन है 9वीं शताब्दी का। सही है, यह भी सही है। अभ्यासो ही कर्मसु काव्य कौशलम भावीति, ये दंडी का नहीं, वामन का है। वामन का समय क्या है? 8वीं शताब्दी है। पत्थर व्यवहार की बहुत शानदार अच्छी वाली धांसों वाली किताब मार्केट में आ चुकी है। पान सड़ा क्यों, घोड़ा अड़ा क्यों, विद्या बिसरी क्यों, बाटी बड़ी क्यों, ये अमीर खुसरो का है। और किस पर बल दिया इन्होंने? अभ्यास पर बल दिया है। विकल्प संख्या 3 सही होगा। ये दंडी का नहीं, वामन का कथन है। अगला प्रश्न, आचार्य श्यामदेव के अनुसार काव्य हेतु में नहीं है। श्यामदेव प्रतिभा व्युत्पत्ति बिल्कुल नहीं है। समाधि, अभ्यास, सभी बताइएगा। श्यामदेव के अनुसार सही आंसर, बिल्कुल मैंने विकल्प खुले छोड़ दिए। यहां किसको माना है? समाधि। आचार्य श्यामदेव के अनुसार काव्य हेतु में नहीं है। इन्होंने न प्रतिभा को, न व्युत्पत्ति को, न अभ्यास को माना है, बल्कि एकमात्र काव्य का हेतु किसको माना है? समाधि। समाधि क्या होती है? अवधान होता है, ध्यान लगाना, मन को एकाग्रचित करना ही समाधि है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
शक्ति निपुणता लोक शास्त्रम काव्यम अध्यवेक्षणात् और काव्य गे शिक्षा अभ्यासाय इति हेतुद्भवे। ये कथन किसका है? राजस्थान स्कूल शिक्षा प्राध्यापक परीक्षा 2018 में जिन बच्चों के इंटरव्यू आप देख रहे हैं, ये कथन मम्मट का है, जिनका समय 11वीं शताब्दी है। मैंने ऐसा का ऐसा रटवाया था। मम्मट हिंदी काव्य शास्त्र की सबसे शक्तिशाली है। तो शक्ति भी है, शक्तिशाली भी है, निपुणता भी रखते हैं, लोक शास्त्र के बारे में भी जानकारी रखते हैं। तो 36 का सही आंसर क्या हो जाएगा? विकल्प संख्या 1 मम्मट, जिनका समय 11वीं शताब्दी है। चलेगा। कार्यत्री और भाव्यत्री प्रतिभा का विभाजन किस आचार्य ने किया? तो ये राजशेखर ने किया है। और अगर हम बात करेंगे रुद्रट की, तो रुद्रट ने 2 भागों में बांटा है, सहजा और दूसरा कौन सा है? उत्पाद्य। सहजा और उत्पाद्य किसने माना है? रुद्रट ने। कार्यत्री भाव्यत्री 9वीं शताब्दी में किसने माना है? राजशेखर ने। चलेगा। ऑनलाइन बुक मंगवाने के लिए इस नंबर पर संपर्क करें। साथियों, आज की क्लास कैसी लगी? आपका टेस्ट कैसा लगा? कैसा आपका रिजल्ट रहा? मुझे उम्मीद है सबका रिजल्ट बहुत सुपर डुपर रहा होगा। मैं परमपिता परमेश्वर से कामना करता हूं कि आपको इस बार 100% सफलता मिले। हम हमारे प्रयासों में कोई कमी नहीं रखेंगे। यदि आज की टेस्ट सीरीज आपको बहुत अच्छी लगी तो कमेंट करके जरूर बताएं कि हाँ, क्लास कैसी लगी है, और अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे लगाइए। बहुत बहुत धन्यवाद। अगली क्लास कल यानी सुबह 8 बजे सोमवार को आयोजित होगी। तब तक के लिए वक्त हो चला आपसे रुखसत होने का। राम राम सा। अगला टेस्ट अगले संडे को ही होगा। किस टॉपिक का होगा पूर्व में बताया जा चुका है। धन्यवाद।